सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप कैसे हो आप लोग। आज हम आपकी कक्षा की व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे। क्लास 4 के बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। नाम है, हम व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। थोड़ा बहुत तो आप लोग को याद ही होगा। भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम है। सक्षम माध्यम मतलब कि हम भाषा के द्वारा ही अपने बातों को, विचारों को, अपने भावों को किसी को समझा सकते हैं तथा उनकी बातों को, विचारों को, भावों को हम समझ सकते हैं। तो इसमें भाषा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। वाणी का अर्थ क्या होता है? बोलना। जो हम बोलते हैं वह हमारी वाणी हुई, पर्यायवाची शब्द चला जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बोलना तो भाषा शब्द हुआ, बट बोलने का अर्थ ये है कि हम ऐसा बोलें जो सामने वाले को समझ में आ जाए, तब वह एक भाषा कहलाएगी। ऐसे तो बोलते चिड़िया भी हैं, जानवर भी हैं, पशु पक्षी सभी बोलते हैं, पर उनकी भाषा, उनके बोलने के जो तरीके हैं उनको हम बोली बोलते हैं। लेकिन जो मनुष्य बात करता है एक दूसरे से, उसे हम भाषा कहते हैं। और यह योग्यता हम मनुष्यों को ही प्राप्त है। हम भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन विशेष का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा केवल विचारों को प्रकट करने तथा ग्रहण करने का सक्षम साधन ही नहीं, वरन अपितु एक मानसिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। उनके अनुसार मानसिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह भाषा है। मानसिक प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि आपने कुछ अपने मन में सोचा, कुछ भी, जैसे कि आपको बाज़ार जाना है और आप मन में सोच रहे हो कि आपको बाज़ार जाना है, आप उठे और चल दिए, आप किसी को कुछ नहीं बोले, तो लोग क्या हो जाएंगे? चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपकी मानसिक प्रक्रिया तो बोली कि आपको बाज़ार जाना है, लेकिन आपके अपनों को आपको यह बताना है कि माँ या पापा जी मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आपने बोला, उन्होंने सुना और समझा कि हाँ हमारा बच्चा बाज़ार जा रहा है, उसे कुछ काम है। आपने अपना वर्क भी बताया, आपने अपना काम भी बताया। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया को पूरा करती है। आपने सोचा और किया, करने के दौरान अपनों को समझाया। तो यह एक किसके माध्यम से कंप्लीट हुआ? भाषा के माध्यम से कंप्लीट हुआ। भाषा की परिभाषा: जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही प्रकट हो जा रहा है कि हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष बोलते हैं और उनके भावों और विचारों को स्वयं समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। कहने का मतलब भाषा आदान प्रदान का एक साधन है। संसार में अनेक भाषाएं हैं: फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, अरबी और जापानी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जैसे जैसे देश हैं वैसे वैसे उनकी भाषाएं भी हैं, उनकी भाषाओं का भी उन्हीं के अनुसार नाम भी है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। आप सबको पता है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से वह उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं। भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती आदि। इसके अलावा भी है तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, बंगला, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, सिंधी आदि। समझ में आ ही रहा है। जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे हमारा भाषा का स्तर भी बदलता है।
14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ ध्यान देने की बात है आप लोगों को कि हमारी जो राष्ट्र भाषा हिंदी नहीं है, हमारी राज्य भाषा हिंदी है। राष्ट्र में अपने राज्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हर धर्म को, हर जाति को अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, लेकिन हम राज्य स्तर में अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। जैसा कि आपके पढ़ाई का माध्यम भी है हिंदी और अंग्रेजी। भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित 2 प्रकार से किया जाता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है या कहलाती है। 2 व्यक्ति, जैसे आप आपस में आप 2 दोस्त बात करते हो, अरे मैं बाज़ार गया था, मैं वहाँ जा कर के वहाँ से ढेर सारा खिलौना लाया हूँ, कपड़े लाया हूँ और बुक्स लाया हूँ, किताबें लाया हूँ। तो दूसरा वाला कहता है अच्छा, तो मैं भी तो गया था, मैं भी बाज़ार गया हूँ, तो मैं भी घूमा फिरा हूँ। तो आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें की और एक दूसरे का मनोरंजन का तरीका भी आप लोगों को समझ में आया। तो हम ओरली बात किए, मौखिक रूप से बोल कर बात किए, तो यह हमारी मौखिक भाषा हुई। इसमें पेन पेंसिल कागज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने मुख से ही उस भाषा का प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग करके एक दूसरे की बातों को समझाते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को शब्दों को या वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप पत्रों, समाचार पत्रों और पुस्तकों आदि में देखने को मिलता है। लिखित भाषा, जो हमें अपनी बात किसी को समझानी है और उसकी बात हमें समझनी है, तो यहाँ पे हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। आपकी कक्षा में आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं लिख करके आपको समझाते हैं। मैथ का सवाल है, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर है, हिंदी का है, वह आपके वाइट बोर्ड पर उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हैं और आप उन प्रश्नों के उत्तरों को क्या करते हैं, अपने नोटबुक पर उतारते हैं। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से लिखित भाषा का प्रयोग किए। भाषा इन दोनों साधनों के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी प्रकट की जाती है। ध्यान दीजिए, भाषा के ये 2 माध्यम सशक्त हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हैं। लिखित और मौखिक भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चलना है, परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक और भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, पर उस भाषा को इतना तवज्जो नहीं दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, लेकिन वह इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सांकेतिक भाषा, तीसरा है ग नंबर, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंदर क्या होता है कि हम संकेतों द्वारा अपनी बात को प्रकट करते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को भूख लगता है, वह रोता है, वह बोल नहीं पाता है। एक जो अबोध बालक होता है, उसको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, बट उसको प्यास लगती है तो वह पानी मांगता है, और पानी मांगने के लिए वो क्या करता है, रोता है। रोने के दौरान बार बार अपने उंगलियों को अपने लिप्स पे ले जाता है, या पानी देख करके वहाँ पे बार बार इशारे करता है, संकेत करता है। कहीं पे भी वो पानी देखता है, किसी को पीते देखता है तो वो रोने लगता है, और जब उसको वो पानी पिलाओ तो वो बहुत ही खुश होता है। ऐसे ही खिलौने चाहिए तो वह इशारा करता है। आपका देखिएगा कि चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पे भी संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसे हम इशारों की भाषा भी बोलते हैं। अक्सर मूक बधिर जो लोग होते हैं वह भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने अपने न्यूज़ चैनल्स में कुछ देखे होंगे न्यूज़ वगैरह, तो वह इशारा करके आपसे, मतलब हम बोलने वालों से ज़्यादा बेटर तरीके से वह अपने समाचार को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है लिपि। लिपि किसी भाषा को लिखने की एक पद्धति भी है।
हम भाषा जान गए, हम बोलने वाला एक दूसरे को समझा, एक दूसरे से हम लोग समझे। लेकिन एक लिपि ऐसा सशक्त माध्यम है, हम लिखे बिना अपनी भाषा को किसी को नहीं समझा सकते। बोलकर तो जितना समझाना था उतना समझाए, लेकिन लिपि लिखने का एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। लिखने के ढंग को सिंपली ढंग से आप समझिए तो लिखने के तरीके को, ढंग को हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन भाषाओं की लिपियां वर्णों की बनावट और लिखावट के आधार पर पहचानी जाती है। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, लिखने का तरीका। हम जो बोलते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों को हम बोलते हैं, उन्हें एक व्यवस्थित ढंग में प्रस्तुत करते हैं पेन पेंसिल के माध्यम से। व्याकरण भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोग के नियमों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाली साधन को हम व्याकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, हम पढ़ने जाऊंगा। अब हम बोले हम पढ़ने जाऊंगा, तो आप क्या करोगे, ये कैसा बोल रहा है, इसको बोलना नहीं आता है। लेकिन यह क्या हो गया, यहाँ पे व्याकरणिक रूप से यह शब्द, यह वाक्य गलत है। हम क्या लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम पढ़ने जाएंगे। लाओ मेरे लिए 2 रोटियां दे दो। रीमा आम खाएंगे, जबकि क्या है, रीमा आम खाएगी, ऐसा बोलना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे शब्द अशुद्ध हैं और अगर यहाँ पे सही व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है, सही क्या व्याकरण का प्रयोग किया ही नहीं गया है। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही अशुद्ध हैं। इन वाक्यों को शुद्ध करने के निम्न प्रकार से ऐसे होने चाहिए। हम पढ़ने जाएंगे, रीमा आम खाएगी, मेरे लिए 2 रोटियां लाओ। व्याकरण के अंग व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की रचना यानी कि उसको बनाने का तरीका, स्वरूप, उसका आकार और उनके नियमानुसार प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। जैसे हम किसी भी शब्द को बनाना है, तो अगर हम उसके लिए सही वर्ण की व्यवस्था करेंगे तभी हम वर्ण विचार वो कहलाएगा। जैसे कि राम छोड़िए, कमल है, ठीक है, कमल हमको लिखना है, तो कमल हम क लिखे, लेकिन हम अगर म नहीं लिखे, वहाँ पे कुछ और लिख दिए, तो क्या हो गया, वो कमल ना बन के क्या बन गया, कलम। तो वर्णों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है और उनका प्रयोग करना अति आवश्यक है सही जगह से। नेक्स्ट है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, व्युत्पत्ति के प्रकार तथा प्रयोग आदि का विचार किया जाता है, हम उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द का भी वही अर्थ होगा, जब हम अच्छे से वर्ण का प्रयोग करेंगे तब एक सही शब्द बनेगा, और अगर हम सही शब्द नहीं बनाएंगे तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि का विचार किया जाता है, हम उसे वाक्य विचार कहते हैं। जब हम सही वर्णों का प्रयोग करेंगे तब सही शब्द बनेंगे, और सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तब हम सही वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार हमने आज व्याकरण के तीनों अंगों के बारे में, तीनों भागों के बारे में पढ़ा। अब आपका यहाँ पे पाठ पूरा होता है, कंप्लीट होता है, यह पाठ समाप्त होता है। आपका गृह कार्य है कि आप इसके आगे जो भी अभ्यास है इस चैप्टर का, उसे आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे
और किसी भी प्रकार की कोई बात होगी, समस्या होगी तो आप हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।